नमस्कार दोस्तों, आलोक की हिंदी कहानियां में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मित्रों, हम हाजिर हैं पत्थर के सनम का 8वां और अंतिम भाग लेकर के। अगर कहानी का पूरा आनंद लेना चाहते हैं तो इसके पहले के भाग को अवश्य सुनें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहां से इसके पहले के भाग को आप सुन सकते हैं। चलिए अब 8वां और अंतिम भाग शुरू करते हैं। पिता का प्यार ना तो तुम्हें मिला और ना ही सागर को। और अब सागर। नंदिनी के पिता ने बहुत अच्छा किया कि समय रहते सागर की शादी नंदिनी से नहीं होने दी, नहीं तो आज नंदिनी की भी वही हालत होती जो मेरी और किरण जी की है। और सागर की जो आज हालत है उसे देखते हुए मैं भी कभी तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगी। अगर ऐसा है तो क्या मां सागर को हमेशा के लिए हमें ऐसा ही छोड़ देना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि उसको किसी मनोचिकित्सक की जरूरत है? नहीं बेटा, उसको किसी मनोचिकित्सक की जरूरत नहीं, बल्कि उसको कोई उसका अपना समझाने और समझने वाला चाहिए। माँ, अगर वह अपनी मम्मी के समझाने से भी नहीं समझता तो उसे दूसरा कौन है जो समझ आएगा? बेटा, अगर तुम चाहो तो सागर की हालत में सुधार हो सकता है। हो सकता है वह तुम्हारी बात समझ जाए। ठीक है माँ, मैं कोशिश करूंगी कि सागर को समझाकर मैं उसकी आदत छुड़वा सकूं। कोशिश करो बेटा, तुम्हारी कोशिश जरूर सफल होगी। सागर दिल का बुरा नहीं है, बस उसकी आदतें बुरी है और उन आदतों को छुड़वाने के लिए अगर हम कोशिश करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। काम बहुत मुश्किल है क्योंकि वह पूरी तरह से शराब का आदी हो चुका है। ठीक है ना, मैं कहीं सागर से मिलती हूँ, सरिता ने शगुन से कहा। अगले दिन सरिता ने स्कूल से छुट्टी ली और सागर से मिलने उसके शोरूम जा पहुंची। उस समय सागर अपने काम में व्यस्त था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें के काले घेरे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जाने कब से बीमार हैं। उसके चेहरे पर एक उदासी थी जिसे देखकर सरिता का दिल भर आया। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और बोली, जेर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? उसे देखकर सागर अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज सरिता स्वयं चलकर उसके पास आई है। वह घबरा गया और बोला, अरे तुम आओ ना। सरिता ऑफिस के अंदर आ गई। बैठो ना, खड़ी क्यों हो? सागर ने सरिता को कुर्सी की ओर इशारा किया। सरिता वही कुर्सी पर बैठ गई। और बताओ कैसे आना हुआ? आज इतने दिनों बाद तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? सागर की बातों में उदासी थी। सागर, मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहती हूँ। सरिता धीरे से बोली, हाँ बोलो सागर, क्या तुम जानते हो कल मैंने ही तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचाया था। हाँ, सुबह मम्मी कुछ कह तो रही थी पर मैं ध्यान से सुन नहीं पाया। सागर, यह अच्छी बात नहीं है। अत्यधिक शराब का सेवन तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। तुम्हारे ऊपर कल कोई वाहन चढ़ गया होता तो तुम आज इस दुनिया में ही ना होते। और सोचा है कभी ऐसे में तुम्हारी माँ का क्या होता? मुझे कुछ नहीं सोचना है सरिता, आप मेरे लिए जीवन का कोई मकसद नहीं बचा। जाती है जान तो चली जाए, किसी को मेरी परवाह नहीं। ऐसा क्यों बोलते हो? अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरी तो सारी खुशियां दो। मेरी माँ मुझसे नफरत करती है, तुम भी मुझसे नफरत करती हो और नंदिनी भी मुझसे नफरत करती है। उसकी तो छोड़ो, उसकी तो शादी भी हो गई, वो अपनी दुनिया में खुश है। लेकिन तुम भी मुझे भूल गई। ऐसा नहीं है सागर, लेकिन न जाने क्यों प्यार, मोहब्बत और शादी जैसी चीजों से मन घबराता है। सरिता, हमारे प्यार की शुरुआत हुई भी नहीं थी और तुमने अंत कर दिया। सागर ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या तुम मेरी एक बात मानोगे? बिल्कुल मानूंगा। सागर, तुम शराब पीना छोड़ दो। सरिता, एक यही तो है जो मुझे मेरे गम को भुलाने में मेरा साथ देती है, मेरे अकेलेपन की साथी है। सागर, यह तो बचकने वाली बातें हैं।
तो फिर तुम मुझसे शादी कर लो। सागर, मेरी माँ ने पढ़ाया लिखाया और यहाँ तक पहुँचाया है, और तुम क्या सोचते हो मैं उन्हें इस हालत में छोड़कर अपनी गृहस्थी बसा लूं? नहीं सागर, मैं उन्हें सबसे पहले उनके बेटे वापस करना चाहती हूँ। वो इस दुनिया की भीड़ में खो गए हैं। जब तक मेरा यह मकसद पूरा नहीं होगा, मैं शादी नहीं कर सकती। सरिता, तुम आत्मनिर्भर हो। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम अपनी सारी सुख सुविधाएं अपनी माँ को दे सकती हो। रही तुम्हारे भाइयों को ढूंढने की बात, तो मैं और तुम मिलकर उन्हें दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ लाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें किसी साथी की भी जरूरत होगी। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन क्या तुम मेरे लिए शराब नहीं छोड़ सकते? छोड़ दूंगा सरिता। क्यों परेशान होती हो? अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं दुनिया की हर चीज छोड़ने को तैयार हूँ। सरिता धीरे से मुस्कुरा दी और फिर सागर से बोली, सागर, आज इतने दिनों के बाद तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम अगर माँ से मिलोगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। सागर सरिता की आंखों में देखकर हंस दिया। सरिता शोरूम से बाहर आ गई। सागर उसे बाहर तक छोड़ने भी आया। सरिता, तुम कहो तो मैं तुम्हें घर तक अपनी गाड़ी में छोड़ दूं। नहीं सागर, ये मेरा मुंह बोला भाई सुरेश है, और ये ही मुझे सब जगह लाता ले जाता है। कल इसी की मदद से मैंने तुम्हें घर तक पहुंचाया था। हाँ, मैंने पहले भी तुम्हें कई बार इसके साथ आते जाते देखा है। अब मैं चलती हूँ। ऑटो में, दीदी, आज मैंने पहली बार सागर भैया के साथ आपको इतना खुश देखा है। हाँ सुरेश, सागर उतना भी बुरा नहीं जितना हम उसे सोचते हैं। आज उसने मुझसे कहा कि वह शराब छोड़ देगा और मेरे भाइयों को ढूंढने में मेरी मदद भी करेगा। सरिता की बात सुनकर सुरेश हंस दिया और सोचने लगा, फिर तो ठीक है, एक से भले दो। मुझे नीतू की खोज में सागर भैया का सहयोग मिल सकता है। फिर तो दीदी बहुत जल्दी घर में शहनाई बजेगी। सागर बोला, नहीं सुरेश, जब तक मुझे मेरे भाई नहीं मिल जाते मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे मेरी माँ के दोनों बेटे उन्हें लौटाने हैं। वो आज भी उनका इंतजार कर रही है, खासकर सुरेश का। अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा। बिल्कुल तुम्हारे जैसा। भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके भाई जल्दी से मिल जाएं। सुरेश, मेरी परेशानी यही है कि कहां से उन्हें ढूंढना शुरू करूं। आए दीदी, भगवान पर भरोसा रखिए। सरिता चुप हो गई। अगले दिन रविवार था। रविवार के दिन सरिता के पास बहुत काम हुआ करते थे। सबसे बड़ा काम अनाथालय में जाकर बच्चों से मिलना, उनके साथ समय व्यतीत करना, उन्हें अच्छी अच्छी बातें सिखाना। सरिता आज बहुत खुश थी। कल सागर से मिलने के बाद वह स्वयं को बेहद सहज महसूस कर रही थी। क्या बात है सरिता, आज बहुत खुश हो बेटा? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ तो है। कल जब से तुम सागर से मिलकर आई हो, कुछ बदली बदली सी हो। शगुन ने हंसते हुए सरिता से कहा, क्या माँ, आप भी खिंचाई करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं? सरिता शर्माते हुए बोली। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सरिता ने कोई प्यार भरा गीत गुनगुनाते हुए दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते सरिता की सांसें थम गईं। पलकें झपकते नहीं बन रही थीं। सामने सागर खड़ा था। कल और आज वाले सागर में कितना फर्क था। सागर का आज वाला अंदाज सरिता के दिल की सोई धड़कनों को एक बार फिर से जगा गया। अब देखती ही रहोगी या अंदर आने को भी कहोगी? सागर ने सरिता की आंखों में झांककर कहा, आओ ना, मैंने कब मना किया है। कोई पहली बार तो नहीं आए हो? सरिता ने हंसते हुए बोली, अरे सागर बेटा, आओ ना, बाहर क्या खड़े हो? जी आंटी जी नमस्ते, कहो कैसे आना हुआ? आज बहुत दिनों के बाद आए। दरअसल आंटी जी, मैं आपसे ही मिलने आया था। मैं आपसे और सरिता से माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने सरिता के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है।
मैं अपनी करनी पर शर्मिंदा हूँ बेटा, यदि अपनी गलती का सुधार कर लिया जाए तो गलती गलती नहीं रहती, में गलती अभिशाप नहीं, एक सुंदर जीवन के लिए वरदान बन जाती है। और अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो फिर तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हाय आंटी जी, यह तो आपका बड़प्पन है। सरिता, तुम कहीं जा रही हो क्या? सागर ने सरिता से पूछा। हाँ सागर, हर रविवार की तरह मैं आज भी अनाथालय जा रही हूँ। वहाँ के बच्चे हर रविवार को मेरा इंतजार करते हैं। मैं उनके साथ पूरा दिन व्यतीत करती हूँ, उनके साथ खेलती हूँ। उनके और अपने बीच एक रिश्ता बना लिया है ताकि उन्हें परिवार की कमी ना महसूस हो और वह एक अच्छे नागरिक बन सके। यह तो बहुत ही अच्छा काम है। क्या आज मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? बिल्कुल, क्यों नहीं माँ। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा, आराम से जाना। और सागर बेटा, आते रहा करो, तुम्हें देखकर अच्छा लगता है। कुछ देर बाद सागर और सरिता कुछ देर में अनाथालय पहुंच गए। वहां के बच्चे सरिता को देखकर बहुत खुश हो गए। दीदी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। बच्चों ने सरिता कहा, मैं तो हर रविवार को आती हूँ और आज भी मुझे आना ही था। बस थोड़ी सी देर हो गई। दीदी, आज कौन सी कहानी सुनाओगी? आज मैं तुम्हें कहानी नहीं सुनाऊंगी, ये तुम्हारे सागर भैया है और आज तुम्हें यही कहानी सुनाएंगे। ठीक है, तुम इन बच्चों के साथ खेलो, बातें करो और इनको कोई अच्छी सी कहानी सुनाओ। मैं अभी आती हूँ। सरिता सागर को बच्चों की भी छोड़कर अनाथालय संचालिका शीला देवी के पास पहुंची। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मैडम? हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। जी मैडम, बोलिए, कुछ खास काम है? हाँ सरिता, मैं तुम्हारा हाय इंतजार कर रही थी। हर साल की ही तरह इस साल भी इस महीने के अंतिम रविवार को हमारे स्कूल में सालाना रंगारंग कार्यक्रम होने हैं, जो बच्चे स्वयं तैयार करते हैं। तुम्हें बस उनकी थोड़ी मदद करनी होगी। और उसी दिन हमारी मुख्य अतिथि अनाथालय संस्थापक श्रीमती संध्या देवी बच्चों को मंच पर संबोधित करती हैं तथा उनको तोहफे प्रदान करती हैं। तो तुम्हें उनके स्वागत का पूरा इंतजाम करना होगा। बिल्कुल मैडम, आप निश्चिंत रहिए। सरिता बोली, अनाथालय के बाकी लोग आपकी मदद करेंगे। तुम इस बार यहाँ पर नई हो इसलिए मैंने सोचा तुम्हें बता दूं। जी मैडम, मैं सब संभाल लूंगी। और बच्चों को भी कौन कौन से कार्यक्रम करने हैं मैं समझा दूंगी। और मुख्य अतिथि के स्वागत में भी कोई कमी नहीं होगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। मैडम, अब मैं चलती हूँ। बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। सरिता ने बाहर आकर देखा कि सागर बच्चों के साथ मस्ती कर रहा था। बच्चे भी सागर के साथ बहुत खुश थे। और बच्चों, कैसे लगे तुम्हें सागर भैया? दीदी, सागर भैया बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें अपने साथ हर बार लेकर आइए। अरे वाह, एक ही दिन में इतनी दोस्ती। ठीक, हर बार का मैं वादा नहीं करती, लेकिन सागर को जब भी समय मिलेगा वो तुमसे मिलने जरूर आएंगे। चले सागर, थोड़ी देर और। सागर बच्चों की तरह बोला, नहीं सागर, आज शीला जी ने मुझे अभी अपने पास बुलाया और बताया इसी महीने के आखिरी रविवार को यहाँ पर सालाना कार्यक्रम होना निर्धारित हुआ है, इसलिए मेरे पास बहुत काम है। मुझे स्कूल से भी 2-3 दिनों की छुट्टी लेनी पड़ सकती है। ठीक है, चलो बच्चों, हम फिर मिलेंगे। ठीक है भैया, जरूर आना। सरिता, मैं इन बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं शीला जी से इस विषय में बात करूंगी। अभी चले। आज सरिता के साथ पूरा दिन व्यतीत करने के बाद सागर बहुत खुश था। उसने मन ही मन ठान लिया कि आगे का जीवन भी सरिता के साथ ही बिताएगा। अब सागर ने शराब पीना बहुत कम कर दिया था। वह अधिक से अधिक समय नील किरण परिधान में व्यतीत करता और उसकी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करता। खाली समय सरिता और बच्चों के साथ बिताता। एक ही हफ्ते में उसकी पीने की आदत छूट गई।
क्योंकि वो मन ही मन ठान चुका था कि अब वह सारी बुरी आदतें छोड़ देगा, क्योंकि किसी भी हालत में वह सरिता को दोबारा नहीं खोने देना चाहता था और वह अपनी कोशिश में कामयाब भी हो रहा था। सागर के अगर यह बदलाव देखकर किरण भी बहुत खुश थी और मन ही मन सरिता को धन्यवाद दे रही थी। सुरेश सागर और सरिता को एक साथ देखकर बहुत खुश था। मुझे सागर भैया से बात करनी चाहिए, यही सोचकर एक दिन वह सागर के शोरूम जा पहुंचा। अरे सुरेश, तुम यहाँ? सरिता भी आई है क्या? सागर ने दरवाजे के बाहर देखते हुए कहा। नहीं भैया, आज मैं अकेले ही आया हूँ, आपसे कुछ बात करनी थी। बिल्कुल बोलो, क्या बात है? भैया, अगर आप मेरा साथ देने का वादा करें और एक राज कुछ समय के लिए अपने तक ही रखें, तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। बिल्कुल सुरेश, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। बताओ, क्या बताना चाहते हो भैया? मैं सुरेश हूँ, सरिता दीदी का छोटा भाई, जो सालों पहले पापा के डर से घर छोड़कर चला गया था। ये तुम क्या कह रहे हो? ये कैसे हो सकता है? क्या सरिता को ये पता है? सागर को घोर आश्चर्य हो रहा था। हाँ भैया, मैं सुरेश ही हूँ। पापा के डर से एक रात घर से भाग गया और फिर इधर उधर धक्के खाते हुए अनाथालय भेज दिया गया। थोड़ा बड़ा हुआ तो अपने पैरों पर खड़ा हुआ, एक ऑटो चलाने लगा और अपने आप से वादा किया कि जब तक मुकु को नहीं ढूंढ लेता घर वापस नहीं जाऊंगा। वहीं शांताबाई चाल के बाहर ही छोटा सा कमरा लेकर रहने लगा ताकि आते जाते माँ को देखता रहे। एक दिन सरिता दीदी को सड़क पर परेशान देखा, वो बेहोश हो गई थी। तब मुझे उन्हें उनके घर तक पहुंचाना पड़ा। माँ ने नाम पूछा तो झूठ ना बोल सका, लेकिन अपने आप से किए वादे को पूरा करने के लिए मैंने अपनी पहचान छुपा ली। भैया, अब मैं चाहता हूँ कि आप मुकु को ढूंढने में मेरी मदद करें और मुकु के मिलने तक आप मेरी पहचान छुपा कर रखें। सुरेश, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। पर दोस्त, आज तुमने भी मेरी मदद की है। वो कैसे? सुरेश ने सागर से पूछा। भाई मेरे, मैंने सरिता से उसके भाइयों को ढूंढने में मदद करने का वादा किया था और आज मैंने आधी खोज पूरी कर ली है। मैं सरिता को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे खुशी होगी इस बात की है कि सरिता का एक भाई हर समय उसके आसपास है, उसके साथ है। यह कहकर सागर ने सुरेश को अपने गले लगा लिया। भैया, मैंने जो अब तक पता लगाया वो ये है कि मुझे जीवन का पता चल गया है। कौन जीवन? जीवन शंकर मामा के घर में काम करता था और मुझे लगता है कि जीवन जानता है कि शंकर मामा मुकु को लेकर कहाँ गए। ये जीवन तुम्हें कहाँ मिला? भैया, ये जीवन मुझे वही मिला जिस होटल में आप अक्सर अपने दोस्तों के साथ जाया करते थे। उस होटल का मालिक जीवन ही है। भैया, मैंने उससे शंकर मामा के बारे में पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी बताने को तैयार नहीं। शंकर मामा का नाम सुनते ही जीवन भड़क जाता है और यही बोलता है कि वो किसी शंकर को नहीं जानता। वो तो ये माजरा है, मैं अपने ढंग से उससे सच्चाई उगलवा लूंगा। अब तुम सब मेरे ऊपर छोड़ दो भैया, कैसे भी हो पर आप पता लगाए कि वो इतने दिनों तक कहाँ था और शंकर मामा के बारे में क्या जानता है। भैया, इतने सालों अपने घर से दूर रहा, माँ दीदी सबकी बहुत याद आती थी। आज वो पास होकर भी दूर हैं। दीदी के साथ उद्यम मस्ती करना चाहता हूँ, माँ की गोद में सिर रखकर चैन से सोना चाहता हूँ। परेशान मत होना सुरेश, अब ये दिन दूर नहीं, बस थोड़ा इंतजार और। भैया, आज आपसे बात करके दिल को बहुत सुकून मिला है। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर वापस आ गया हूँ। ठीक है, आज से ही मुकु मिशन शुरू करते हैं, सागर ने मुस्कुराकर कहा। आधी रात हो चुकी थी, सागर अभी तक घर नहीं आया था। किरण को चिंता सता रही थी।
मन ही मन भय सता रहा था कि कहीं सागर फिर से तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी दरवाजे पर एक कार आकर रुकी। उसके अंदर से सागर उतरा और दो गुंडे वाली शक्ल के लोग उसे संभाले हुए थे। सागर नशे में झूम रहा था। किरण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। लीजिए आंटी जी, संभाले अपने बेटे को। जीवन सेठ ने घर भिजवाया है, ये यहाँ तक आने की हालत में नहीं था। किरण कुछ नहीं बोली और रॉकी सागर को लेकर उसके कमरे में चली गई। किरण की रोती रही। एक बेटा था, कितनी उम्मीदों के साथ पाला था, और बदले में क्या मिला? जैसा बाप वैसा ही बेटा। किरण का दिल घृणा से भर गया। अगले दिन सुबह, मम्मी गुड मॉर्निंग। किरण ने कोई जवाब नहीं दिया। मम्मी मेरी बात तो सुनो। नहीं सागर, अब नहीं। मेरा मन भर तुमसे बहुत दुखी हो चुका है। बेटा, मुझे तुमसे नफरत होने लगी है और मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। चले जाओ यहाँ से। कहाँ जाऊँ मम्मी? चाहे जहाँ जाओ, पर मेरे सामने मत पड़ना। पर मम्मी, एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। किरण ने बिना कुछ कहे ही नफरत से मुंह फेर लिया। सागर बिना कुछ कहे शोरूम चला गया। तभी सुरेश सागर से मिलने आ गया। आओ सुरेश भैया, कुछ पता चला? नहीं सुरेश, कल मैं जीवन से मिला, लेकिन मैंने उससे शंकर के विषय में कुछ बात नहीं की और इस चक्कर में मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली। उसके आदमी मुझे घर तक छोड़ने गए और ये सब देखकर मम्मी भी नाराज हो गई। उन्होंने आज मुझसे बात नहीं की, जिससे मैं बोली कि वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। तो क्या आपने उन्हें सब बता दिया? नहीं सुरेश, मैंने मम्मी से कुछ नहीं बताया। मैं जानता हूँ जब उन्हें सच्चाई पता चलेगी तो वो मुझे माफ कर देंगी और इन्हें मेरे ऊपर फक्र भी होगा। ये आपने ठीक किया भैया, लेकिन इस तरह आप जीवन से मिलने के लिए बार बार शराब का सहारा लेंगे, ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक है। और सुरेश, यही तो मैं भी सोच रहा था, लेकिन उससे सारी जानकारी लेने के लिए मुझे उसके ज्यादा से ज्यादा करीब जाना होगा और अब मैं कोशिश करूंगा कि बिना शराब का सेवन किए मैं उससे दोस्ती कर सकूं। इसलिए मुझे कुछ अलग सोचना होगा भैया, और कोई रास्ता भी तो होगा। हाँ, एक रास्ता है। मैं उससे बोलता हूँ कि मैं अपना शोरूम देखना चाहता हूँ और फिर इसी बहाने से मैं उससे सारी जानकारी निकाल लूंगा। ठीक है भैया, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करता रहूंगा। सरिता अनाथालय के सालाना कार्यक्रम की तैयारियों में व्यस्त थी। पहले स्कूल और फिर स्कूल की छुट्टी के बाद अनाथालय जाकर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम का अभ्यास। सागर और सुरेश अपने मिशन में व्यस्त थे। आज सरिता को नदिनी की बहुत याद आ रही थी। बचपन की दोस्त को भुलाना आसान नहीं होता है। जिंदगी में बहुत से दोस्त मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन बचपन के कुछ खास दोस्त हमेशा याद रहते हैं। सरिता के लिए तो बचपन की दोस्ती के नाम पर नंदिनी ही थी। सोचा आज सुबह चाची के पास चलकर नंदिनी के हाल चाल लिए जाएं। वो कुछ देर बाद नंदिनी के घर जा पहुंची। नंदिनी की मम्मी ने सरिता को बड़े प्यार के साथ बैठाया। चाची जी, नंदिनी कैसी है? नंदिनी का नाम सुनकर सुधा जी रो पड़ी। क्या हुआ चाची जी? आप रो क्यों रही हैं? क्या करूं बेटा, हमारी नंदिनी के तो भाग्य ही फूटे हैं। पहले दरवाजे से बारात लौट गई और फिर जो शादी हुई उससे उसकी जिंदगी नर्क बन गई। क्या हुआ चाची जी? ठीक से पूरी बात बताइए ना। सरिता घबरा गई। बेटा, सागर शराब पीकर बारात लाया तो हमें पता चल गया और हमने बारात वापस कर दी, लेकिन जब नंदिनी की दूसरी जगह शादी की बात चली तो हमारे साथ धोखा हुआ। लड़के वालों ने नंदिनी को नहीं बल्कि उसकी दौलत को पसंद किया। लड़के में सारे ऐब थे, लेकिन उन्होंने बड़ी चालाकी से सब छुपा लिया। शादी तो अच्छे से हो गई, लेकिन शादी के बाद से ही उन्होंने नंदिनी को मरना पीटना शुरू कर दिया।
और मायके से पैसे लाने के लिए कहने लगे। तब से अब तक हम सिर्फ दे रहे हैं। और नंदिनी को उसका पति पीकर मारता है। माँ भी गाली गलौज करती है। और चाचा जी वो कुछ नहीं बोलते हैं। बेटा उन्होंने समझाने की कोशिश की तो उन दरिंदों ने नंदिनी को बहुत मारा। और तो और कहते कहते सुधा जी जोर से रो पड़ी। सरिता की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। और क्या चाची जी, बेटा कल तुम्हारे चाचा जी नंदिनी के घर गए थे, लेकिन उन लोगों ने उससे मिलने नहीं दिया। तभी एक पड़ोस के लड़के ने बताया कि आजकल कुछ आवारा लड़के भी नंदिनी के घर आते जाते हैं। बेटा मन बहुत घबरा रहा है। चाची जी आपने पुलिस की सहायता क्यों नहीं ली? एक दिन हम पुलिस लेकर भी गए, लेकिन न जाने क्यों नंदिनी ने अपनी ससुराल वालों का साथ दिया और पुलिसकर्मियों से कह दिया कि उसके ससुराल में सभी लोग बहुत अच्छे हैं, उसे कोई तकलीफ नहीं है। चाचा जी इतना सब आप अकेले बर्दाश्त करती रहीं और हमें खबर तक नहीं की। सुधा जी चुप रही, कोई जवाब नहीं दिया। सरिता ने सुधा जी के आंसू पोंछे और बोली, बस चाची जी अब और नहीं। उन लोगों को सबक सिखाना ही होगा। नंदिनी को उस नर्क से निकालना ही होगा। बेटा अगर हमने कुछ भी किया तो वो नंदिनी को मार डालेंगे। चाची जी हम नंदिनी को सुरक्षित वापस लाएंगे, आप परेशान ना हो। और फिर नंदिनी को वहाँ कभी नहीं भेजेंगे। सरिता घर आ गई। शगुन और सुरेश को रो रो कर सारी बात बताई। माँ मेरी नंदिनी इतनी तकलीफ में है और मैं अपनी ही दुनिया में खोई थी। सुरेश कैसे भी हो हमें नंदिनी को उन दरिंदों के चंगुल से निकालना होगा। जी दीदी बिल्कुल। नंदिनी दीदी को हम उनके हाल पर नहीं छोड़ सकते। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि बाकी लोग भी उससे सबक ले सके। अगले ही दिन सरिता ने सुधा चाची के साथ जाकर महिला थाने में नंदिनी की ससुराल वालों के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई। लेकिन इस बार भी पुलिस नंदिनी के बयान लेकर वापस आ गई, क्योंकि नंदिनी ने स्वयं को ससुराल में सुरक्षित बताया था। लेकिन इस बार सरिता चुप बैठने वाली नहीं थी। शहर की महिला कल्याण स्वयं सेवी संस्था की मदद से जुलूस निकाला और नंदिनी की ससुराल के दरवाजे पर धरना प्रदर्शन करना शुरू किया। उसकी बस यही मांग थी कि एक बार नंदिनी को उसकी मां सुधा जी और उससे सरिता से मिलने दिया जाए। घर के बाहर महिलाओं का जमावड़ा देख उसकी ससुराल वालों घबरा गए और नंदिनी को लेकर घर के बाहर आ गए। नंदिनी को देखकर सरिता का कालेज मुंह को आ गया। हर समय खिली खिली रहने वाली नंदिनी एकदम मुरझा गई थी। उदास नंदिनी की आंखों दर्द था। आंखों के नीचे के काले घेरे बता रहे थे कि नंदिनी न जाने कितनी रातों से सोई नहीं थी। नंदिनी के पति ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और उसने नंदिनी का हाथ जकड़ के पकड़ा हुआ था। नंदिनी की सास बनावटी हंसी के साथ नंदिनी को घूर रही थी। जैसे ही नंदिनी सरिता के करीब आई, नंदिनी ने उसे धक्का दे दिया। सरिता लड़खड़ा गई। दूर हटो, नंदिनी जोर से चिल्लाई। नंदिनी क्या हुआ है तुम्हें? देखो हम सब तुम्हारे साथ हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अपने घर में खुश हूँ। नंदिनी तुमने अन्याय के आगे घुटने टेकना क्यों सीख लिया? तुम अन्याय के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाती? अन्याय कैसा अन्याय? मैं अपने ससुराल में बहुत खुश हूँ, फिर तुमने ये हंगामा को खड़ा कर रखा है। नंदिनी मुझसे कुछ भी छिपा नहीं है, हम इन लोगों को सजा दिलाकर रहेंगे। तुम्हारा चेहरा तुम्हारे साथ होने वाले अत्याचारों की कहानी कह रहा है। नंदिनी डरो मत, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब बहू कह रही है कि उसे कोई परेशानी नहीं, फिर तुम क्यों उसके साथ जबरदस्ती कर रही हो? नंदिनी को सास खीसे निपोड़ते हुए बोली। नंदिनी अपने मम्मी पापा की ओर देखो, ये कितने परेशान हैं। मैं नहीं जानती कि तुम किस दबाव में हो, लेकिन याद रखो ये तुम्हें एक दिन मार डालेंगे। और फिर तुम्हारे मम्मी पापा का क्या होगा? क्या तुम्हें उन्होंने इसे दिन के लिए पढ़ाया था?
तुम इतनी कमजोर होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम जैसी कमजोर लड़कियों के कारण हो तो आज न जाने कितनी लड़कियों को दहेज न मिलने पर आग लगा दी जाती है। और जिस किसी लड़की को शराबी पति मिल जाए तो उसका पूरा जीवन नर्क बन जाता है। नंदिनी, तुम्हें तुम्हारे माता पिता ने अन्याय सहने के लिए नहीं बल्कि समाज से अन्याय मिटाने के लिए पढ़ाया लिखाया है। आगे बढ़ो और बता दो समाज को कि अब और नहीं, हम कमजोर नहीं हैं। प्यार के बदले प्यार अगर दे सकते हैं तो जुल्मों का मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं। सरिता की बातें सुनकर नंदिनी की आंखों से आंसू बह चले। वह एक तक अपनी मां को निहार रही थी। सरिता के साथ साथ अन्य महिलाओं ने भी नंदिनी को भरोसा दिलाने की कोशिश की वो नंदिनी के साथ हैं, लेकिन नंदिनी खामोशी से सब सुन रही थी। तभी किसी ने पीछे से आवाज दी, नंदिनी, नंदिनी के साथ। सभी ने मुड़कर देखा, सामने सागर खड़ा था। नंदिनी, हमारे बीच जो भी हुआ उसे भूल जाओ और याद करो हमारी वो दोस्ती जिसमें हम एक दूसरे के सुख दुख में साथी हुआ करते थे। हम बचपन से ही साथ खेले पढ़े, साथ बड़े हुए। हमारी जिंदगी में बहुत से मोड़ आए जिसने हमें तोड़ दिया, लेकिन एक बार फिर जिंदगी ने हम तीनों को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया। नंदिनी, हम तीनों साथ हैं। हम तीनों का दुख किसी एक दुख नहीं है। बोलो नंदिनी, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, बोलो नंदिनी। डरो मत। सागर की बातें सुनकर नंदिनी टूट गई और चीखें मार मार कर रोने लगी। उसका रोना देख वहां उपस्थित लोगों की आंखों में आंसू आ गए। तभी माहौल बदलता देख नंदिनी के पति और सास ने भागने की कोशिश की। सुरेश ने नंदिनी के पति और शगुन ने उसकी सास को धर दबोचा। नंदिनी, बोलो कुछ तो बोलो। सागर फिर से बोला, सागर, मुझे इन लोगों ने बहुत मारा। सागर, इन लोगों ने मुझे बहुत मारा। मुझसे कहते अपने पापा से पैसे ला, और जब मैं मना कर देती तो ये मुझे खाना नहीं देते और सोने भी नहीं देते। नंदिनी की बातें सुनकर सागर का खून खौल उठा। और सागर, इस आदमी ने कल घर में गुंडे बुलाए, उन्होंने शराब पीकर मेरे साथ बदतमीजी की और मेरे विरोध करने पर मुझे बहुत मारा। वो जाते जाते मुझे धमकी देकर गए कि अगर मैंने बाहर किसी से कुछ कहा तो वो पापा की जान से मार देंगे। सरिता ने आगे बढ़कर नंदिनी को गले से लगा लिया और बोली, नंदिनी मेरी बहन, अब और नहीं, और आज तू इनको सबक सिखा। एक एक थप्पड़ का बदला लेना, एक एक बेइज्जती का बदला लेना। डरने की जरूरत नहीं है। मार नंदिनी, आज जितना मार सकती है मार इसको। इतना मार कि इसको देखकर दूसरा कोई किसी औरत पर हाथ उठाने की हिम्मत न करे। नंदिनी ने भी हिम्मत दिखाई और अपने पति को 1 2 3 इतने तमाचे मारे कि गिनना मुश्किल हो गया। महिला पुलिसकर्मी भी नंदिनी के साथ थी। उन्होंने भी नंदिनी की सास को 2 3 तमाचे जड़ दिए और दोनों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया। नंदिनी का रो रो कर बुरा हाल था। सागर ने नंदिनी को अपने सीने से लगा लिया। सरिता भी नंदिनी के सिर पर हाथ फेरती रही। थोड़ी देर बाद सागर ने नंदिनी का हाथ उसके माता पिता के हाथ में दे दिया और बोला, आंटी जी, ये रही आपकी लाडली बेटी। अब इसकी जान को कोई खतरा नहीं। अब ये उन दरिंदों से आजाद है। हम हर समय उसके साथ हैं। और आंटी जी, मैं अपनी पिछली सारी गलतियों के लिए आप लोगों से माफी मांगता हूँ। नंदिनी के पिता जगन्नाथ जी ने सागर के आगे हाथ जोड़ दिए और रोते हुए बोले, बेटा, आज तुम मेरे लिए देवता से कम नहीं हो। अगर तुम और सरिता ना होते तो मेरी बेटी का क्या होता पता नहीं। ऐसा मत कहिए अंकल जी। दोस्त होने के नाते नंदिनी मेरी भी जिम्मेदारी है। चलिए अब घर चलिए। नंदिनी को आराम की जरूरत है। चलो सरिता। आज सागर का सहयोग देखकर सरिता की नजरों में सागर की इज्जत बढ़ गई। वो जानती थी कि आज यदि सागर ना होता तो नंदिनी को इन दुष्टों के जाल से निकालना बहुत मुश्किल था।
और अगले ही दिन पूरे शहर के अखबारों में नंदिनी और सागर का नाम बड़े बड़े अक्षरों में छपा था। शहर का प्रत्येक व्यक्ति उन दोनों के इस कार्य की सराहना कर रहा था। जब किरण ने अखबार में सागर की तारीफ सुनी तो उसकी आंखें भर आई। वह जानती थी कि उसका बेटा दिल का बुरा नहीं है, बस परिस्थितियों के वशीभूत होकर उसकी कुछ आदतें हैं जो उसे बुरा बना देती हैं। नंदिनी अनाथ आश्रम में होने वाले सालाना जलसे की तैयारी में व्यस्त थी। उसे यह सब करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसने छोटे छोटे बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम की तैयारी की थी। सागर और सुरेश पूरी तरह से उसके साथ थे। उधर सुरेश और सागर जीवन के करीब जाकर उससे बहुत सारे सच निकलवा रहे थे। एक दिन सागर ने जीवन से कहा, जीवन में अपना नीलकमल परिधान बेचना चाहता हूँ। सागर की बात सुनकर जीवन हंसने लगा। क्या बात कर रहे हो, शोरूम बेचना चाहते हो? तुम्हारा शोरूम तो शहर के जाने माने शोरूम में से एक है, होगा, लेकिन न जाने क्यों मेरा उसमें काम करने का दिल नहीं करता। कोई दूसरा काम करना चाहता हूँ। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारा शोरूम खरीदने के लिए तैयार हूँ। बोलो कितना पैसा लोग? लेकिन जीवन, तुम क्या करोगे शोरूम खरीदकर? मैं वो शोरूम अपने बेटे को उसके 21वें जन्मदिन पर भेंट करना चाहता हूँ। वो इसी महीने की 30 तारीख को छुट्टी आ रहा है। छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर रहा है। उसे लगता है उसका पिता बहुत बड़ा कारोबारी है। उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं शराब बेचता हूँ। उसे शराब से सख्त नफरत है। जब वो एक हफ्ते की छुट्टी आता है तो मैं अपनी दुकान बंद रखता हूँ और उसे घुमाने के बहाने बाहर लेकर चला जाता हूँ। अच्छा, तुम्हारे एक बेटा भी है, तुमने कभी बताया नहीं। हाँ सागर, वो मेरी जान है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। मेरा जो कुछ भी है सब उसी का है। मैंने शादी नहीं की, लेकिन पिता होने का पूरा सुख मिला है मुझे। बिना शादी के बेटा, ये क्या बात हुई भला? सागर ने बड़े भोलेपन से कहा, हाँ यही तो राज है। राज? कैसा राज? किसी से प्यार व्यार का चक्कर था क्या? अरे नहीं सागर, अब तुमसे क्या छिपाना। दरअसल मुकु मेरा बेटा नहीं है। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मुकु मेरा बेटा नहीं है, हमारे सेठ शंकर का बेटा है। ऐसा कैसे हो सकता है? किसी दूसरे के बेटे को इतना प्यार? हाँ यार, जब मैंने उसे अगवा किया तो मेरा मकसद कुछ और था, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता गया कि मुकु से मुझे प्यार होता चला गया। और वो शंकर सेठ, उसका पता नहीं कहाँ गया। यार जीवन, पहेलियां मत बुझा, साफ साफ पूरी कहानी बताओ। तुम्हारी कहानी बहुत रोमांचक है। हाँ यार, अब तुमसे दिल के राज खोले हैं तो फिर पूरी कहानी सुनो, लेकिन किसी से कहाना मत। अरे नहीं यार, हम इतने अच्छे दोस्त हैं, तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। बात उस समय की है जब मुकु मात्र 2 साल का था और उसकी माँ का नाम शगुन था। वह हमारे शंकर सेठ के यहाँ काम करती थी। और फिर जीवन ने शराब के नशे में सागर को पूरी कहानी सुना दी। आज सागर को बहुत बड़ी कामयाबी मिली थी, लेकिन वह खामोशी से सारी कहानी सुनता रहा। उसके कुछ भी बोलने से सारा खेल बिगड़ सकता था। उसकी मेहनत और सुरेश की उम्मीद पर पानी फिर जाता। और फिर जीवन ने नशे की हालत में वर्षों से अपने सीने में दबे राज को सागर के समक्ष कह सुनाया। आज सागर को बहुत राहत मिली। पूरी कहानी सुनने के बाद सागर ने जीवन से पूछा, जीवन, क्या तुम्हारे पास इतना पैसा है कि तुम नील किरण परिधान खरीद सको? हाँ सागर, मैं तुम्हें कुछ पैसा अभी दूंगा और कुछ बाद में चुका दूंगा और अपने बेटे को नील किरण का मालिक बना दूंगा। ठीक है जीवन, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और ये समझो, नील किरण परिधान आज से तुम्हारा हुआ, लेकिन लिखा पढ़ी का काम अगले हफ्ते ही हो पाएगा। ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा, तब तक मेरा बेटा भी आ जाएगा। इस तरह सागर और सुरेश अपने मिशन में आखिरकार कामयाब हो ही गए।
लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था कि शंकर सेठ का क्या हुआ। वो धरती के किस कोने में जाकर छिप गए थे। आज अनाथालय बहुत सुंदर सजा हुआ था। सरिता ने अपने साथ अनाथाश्रम में काम करने वाले अन्य लोगों की मदद से सालाना जश्न की सारी तैयारियां कर ली थी। उसने रंगारंग कार्यक्रम के लिए बच्चों को छोटे छोटे प्यारे प्यारे गीतों पर नृत्य भी सिखाया। आज शीला जी बहुत खुश थीं। वे जानती थीं कि इस बार कुछ खास होगा जो हर साल से अलग और अच्छा होगा। शाम हो गई थी। सभी तैयारियां हो चुकी थीं। अब बस मुख्य अतिथि के आने का इंतजार हो रहा था। सरिता और सागर के अतिरिक्त सभागार में शगुन, सुरेश, किरण, सुधा, जगन्नाथ जी और नंदिनी भी मौजूद थे। नंदिनी कुछ उदास थी, चुपचाप बैठी थी, लेकिन पहले से ठीक थी। सभी लोग सरिता और सागर की ही बातें कर रहे थे। किरण जी ने शगुन से पूछा, शगुन जी बुरा ना माने तो एक बात पूछ सकती हूँ? जी बिल्कुल पूछिए। सरिता की शादी के बारे में क्या सोचा है आपने? अब शादी तो करनी ही है। पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, लेकिन जिद पकड़े है कि पहले अपने भाइयों को ढूंढ कर वापस लाएगी फिर शादी करेगी। अच्छा है, आपकी बेटी समझदार है, देखना वो अपने भाइयों को जरूर ढूंढ लेगी। शगुन मुस्कुरा दी। तभी एक कार्यकर्ता ने घोषणा की कि मुख्य अतिथि संध्या जी हमारे बीच पधार चुकी है। सारा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी लोग संध्या जी को देखने के लिए आतुर थे। सभी की नजरें मुख्य द्वार पर जा टिकी। तभी शीला जी के साथ एक उच्च व्यक्तित्व वाकई महिला ने प्रवेश किया। बादामी रंग की सूती साड़ी, अधपके बालों का जुड़ा और आंखों पर चश्मा। किसी बड़ी विरासत की मालकिन दिखने वाली महिला को शगुन ने पहली ही नजर में पहचान लिया। ये और कोई नहीं बल्कि संध्या भाभी थी। वर्षों पहले शगुन ने अपना मुकुट इन्हीं की गोद में डाला था। शगुन की आंखों में आंसू आ गए और उसने सरिता की ओर देखा। सरिता भी संध्या जी को बड़े गौर से देख रही थी। ये तो वही संध्या जी हैं, शंकर मामा की पत्नी। ये बचपन में हमारे लिए खिलौने लाया करती थी और मुकु भी इन्हीं के पास था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह दौड़कर संध्या जी के पास जा पहुंची और इससे पहले कुछ कहती कि शीला जी ने सरिता का संध्या जी से परिचय कराना शुरू कर दिया। संध्या जी ये सरिता जी है, जो एक शिक्षिका हैं, लेकिन हर रविवार हमारे यहाँ आकर बच्चों की अपनी कहानियों को सुनकर उनके साथ खेलकर समय व्यतीत करती हैं। सरिता ने संध्या को नमस्कार किया। संध्या जी, आज का जो भी व्यवस्था आप देख रही हैं, सब इन्हीं के द्वारा की गई है। ओह, तुम तो शायद वही संध्या हो जो पिछले कुछ दिनों से अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है। सरिता उनकी बात सुनकर मुस्कुरा दी। तभी शीला जी बोली, चलिए महोदया अपनी कुर्सी पर विराजे। बच्चे भी आपसे मिलके बहुत खुश हैं। संध्या मुस्कुराते हुए मंच पर चढ़ गई और जाकर अपनी जगह पर बैठ गई। मंच से नीचे ठीक उनके सामने शगुन बैठी हुई थी। कार्यक्रम शुरू हुए। स्वागत गीत, नृत्य जैसे कई कार्यक्रम हुए। सभी लोग बहुत खुश थे। संध्या जी के हाथ ताली भी रुक नहीं रहे थे और शगुन बेचारी सिर्फ संध्या का मुख निगार रही थी। और आज उसकी उम्मीद एक बार फिर जाग उठी। वो कार्यक्रम खत्म होने का इंतजार करने लगी। वहीं पास में खड़ा सागर भी संध्या जी को देखकर खुशी से मचल उठा। आज वो समझ गया कि जल्दी ही उसे इस अपने मिशन से छुट्टी मिल जाएगी और वो अपनी माँ, बहन और छोटे भाई के साथ रह सकेगा। सुरेश ने सागर को बता दिया कि ये संध्या जी ही शंकर मामा की पत्नी है। इनसे बात करके शंकर मामा का पता लगाया जा सकता है। सागर सुरेश की बात सुनकर तुरंत जीवन को फोन किया। अरे जीवन सेठ, कैसे हो? ठीक हूँ भाई, आजकल बेटे के साथ समय व्यतीत कर रहा हूँ। हाँ, मुझे मालूम है तुम्हारा बेटा आया हुआ है।
हमें भी उससे मिलवाओ। बिल्कुल, कभी भी घर आ जाओ। अरे आज हमारे आसरा अनाथालय में सालाना जलसा है, जल्दी से बेटे को लेकर यहाँ आ जाओ। यहाँ रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, तुम्हारे बेटे को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। संध्या जी ने सभी बच्चों को तोहफे दिए और सागर सरिता की बहुत प्रशंसा की। तभी शीला जी ने वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर समाज में सभी नौजवान सागर और सरिता की तरह हो जाएं, तो समाज से दहेज समस्या और नशाखोरी जैसी बुराई जड़ से ही खत्म हो जाएगी। मुझे खुशी है कि सागर सरिता हमारे साथ काम कर रहे हैं। अब मैं हमारी मुख्य अतिथि संध्या जी से निवेदन करूंगी कि वे सरिता और सागर को पुरस्कृत करें और उनकी तारीफ में भी शब्द कहें। संध्या जी मुस्कुराते हुए अपनी जगह से उठी और बोलना शुरू किया। यहाँ पर उपस्थित देवियों और सज्जनों, मुझे खुशी है कि आज भी हमारे समाज में सागर और सरिता जैसे नौजवान हैं जो बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाना जानते हैं। बच्चों, हमें इनसे सीख लेनी चाहिए और समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए। और मुझे आज बहुत खुशी है कि मुझे इनसे मिलने का मौका मिला। शीला जी ने सागर और सरिता की पुरस्कार लेने के लिए मंच पर बुलाया। सरिता मंच पर पहुंच गई। संध्या जी पुरस्कार लेकर सरिता की ओर बढ़ी, लेकिन सरिता ने पुरस्कार लेने के लिए मंच पर अपनी मां के हाथों लेने की इच्छा व्यक्त की। संध्या जी को इसमें कोई आपत्ति नहीं थी। शगुन को मंच पर आमंत्रित किया गया। शगुन घबरा गई, लेकिन सुरेश उसे अपने हाथों का सहारा देकर मंच के ऊपर ले आया। शगुन को देखते ही संध्या जी 2 कदम पीछे हट गई। वो संध्या पहचान गई। उनकी आंखों में आंसू आ गए। शगुन भूल गई कि वो मंच पर किस लिए आमंत्रित की गई है। वो संध्या के पास जाकर खड़ी हो गई और आंखों में आंखें डालकर बोली, भाभी मुकु कहाँ है? भाभी, मेरा मुकु कहाँ है? संध्या की आंखों से आंसू बह चले। शीला जी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उन्होंने बच्चों से कहा कि बच्चों, कार्यक्रम खत्म हो चुका है, अब तुम लोग अपने अपने कमरों में जाओ। बच्चे अपनी मैडम को बात मानकर पंक्तिबद्ध हो अपने कमरों में चले गए। भाभी बताओ ना, मेरा मुकु कहाँ है? भैया कहाँ हैं? शगुन, तुम्हारे भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे और मुकु उसको जीवन चुरा ले गया। इसी रात वो अंधेरे का फायदा उठाकर मुकु को चुराकर भाग गया। हमें 1-2 दिन जीवन को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जीवन का कोई पता नहीं चला। बात फैले उससे पहले हमने भी ये शहर छोड़ दिया। सोचा तुम्हें क्या जवाब देंगे। दूसरे शहर जाकर भी हमने मुकु की तलाश बंद नहीं की। शंकर का मिठाई का धंधा भी बंद हो गया। दुकान में उनका मन नहीं लगता था और नई जगह होने के कारण बिक्री भी नहीं होती थी। धीरे धीरे वो बीमार रहने लगे और एक दिन डॉक्टर ने बताया कि उन्हें क्षय रोग हो गया है। चिंता ने उनके फेफड़ों को जला दिया। शगुन, उन्हें अंतिम समय तक यही दुख रहा कि वो तुमसे किया हुआ वादा पूरा न कर सके। उनके जाने के बाद में बिल्कुल अकेली रह गई। मां ना बन पाने और मुख के खोने का दर्द और उस पर शंकर की ऐसी मौत में पागल हो गई। तभी मुझे किसी ने अनाथालय में समय व्यतीत करने की सलाह दी। अनाथालय जाकर मुझे बहुत शांति मिली। तब मैंने एक अनाथालय में काम शुरू कर दिया। एक दिन ख्याल आया कि क्यों न अपना अनाथालय खोला जाए। पैसे की कमी नहीं थी, बस एक छोटा सा अनाथालय खोला। एक एक करके कई बच्चे हो गए। मुझे लगने लगा, कौन कहता है कि मैं मां नहीं हूँ? ये भी तो मेरे बच्चे हैं। उन्हें मेरी जरूरत थी और मुझे उनकी जरूरत थी। इसके बाद मैंने दूसरे शहरों में भी अनाथाश्रम खोले। आसरा भी उन्हीं में से एक है। भाभी मुकु, शगुन, मैं तुम्हारी जिम्मेदार हूँ।
मुझे माफ कर दो भाभी, क्या आपको माफ करने से मेरा मुकु मिल जाएगा? मिल जाएगा आपका मुकु। आप परेशान ना हो, आज आपका मुकु भी यही है हमारे साथ। सुरेश आगे बढ़कर बोला। सभी लोग सुरेश की तरह प्रश्नचिन्ह निगाह से देखने लगे। सरिता सुरेश के पास जाकर बोली, सुरेश ये तुम कह रहे हो, तुम मुकु को कैसे जानते हो? कहाँ है हमारा मुकु? हाँ दीदी, मुकु भी आज यही है। शगुन सुरेश के पास जाकर सुरेश को गौर से देखने लगी और धीरे से बोली, तुम मुकु को कैसे जानते हो? माँ, मैं आपका सुरेश हूँ। बहुत दिनों तक आपके साथ रहकर भी आपसे दूर रहा, लेकिन अब मैं अपनी माँ और दीदी से दूर नहीं रह सकता। माँ, अब और नहीं, मैं सुरेश हूँ, आपका सुरेश। सरिता और शगुन सुरेश को बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका मन और दिमाग सुरेश को अपना सुरेश मनाने को तैयार नहीं था। तुमने ये बात आज तक हमें क्यों नहीं बताई? सरिता ने कहा, दीदी, मैं आपको सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन मैंने बहुत पहले अपने आप से वादा किया था कि जब तक मैं मुकु को ढूंढकर आपके सामने नहीं खड़ा करूंगा, मैं अपनी पहचान कभी नहीं बताऊंगा। दीदी, सवाल नहीं, विश्वास कीजिए। अगर माँ आपने आज मेरे ऊपर विश्वास नहीं किया तो मेरे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा और माँ मैं अब आपसे दूर नहीं रह पाऊंगा। इतना कहकर सुरेश शगुन के पैरों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। किरण, सुधा, जगन्नाथ जी सारी बातें सुनकर हतप्रभ थे। नंदिनी ने आगे बढ़कर सुरेश को खड़ा किया और बोली, सुरेश, मुझे तुम पर विश्वास है और इन सबको भी तुम्हारे ऊपर विश्वास करना होगा। मेरा दिल कह रहा है कि तुम ही हमारे सुरेश हो। चलो ठीक है, मान लो तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये मुकु है कहाँ? जगन्नाथ जी बोले, चाचा जी, मुकु यही है, मैं उसे अभी बुलाता हूँ। सुरेश ने कहा और फोन लगाया, भैया मुकु को ले आइए, जल्दी लेकर आइए। मैंने माँ को बता दिया कि मैं हूँ सुरेश हूँ और वो मुकु से मिलना चाहती है। भैया जल्दी कीजिए। ठीक है, मैं अभी आता हूँ, सागर ने फोन पर जवाब दिया। सागर के फोन रखते ही जीवन आ गया। जीवन के साथ करीब 20 साल का एक नौजवान था, देखने में बेहद खूबसूरत। इसकी शक्ल काफी हद तक सुरेश से मिलती जुलती थी। सागर, ये है मुकु, मेरा बेटा। मुकु बेटा, ये सागर हैं। वैसे तो मेरे दोस्त हैं, पर उम्र के हिसाब से ये तुम्हारे बड़े भाई की तरह है। जीवन की बात सुनकर मुकु मुस्कुरा दिया और आगे बढ़कर सागर के पैर छू लिए। सागर ने मुकु को सीने से लगा लिया। जीवन, कहो कुछ भी, लेकिन तुमने अपने बेटे को संस्कार बहुत अच्छे दिए हैं। सागर, माता पिता की परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन हर माता पिता यही चाहते हैं कि उनके बच्चे हमेशा सही रास्ते पर चले, संस्कारी हों। बस यही एक छोटी सी कोशिश मेरी भी रही और आज तुमने ये कहकर मेरी कोशिश को कामयाब बना दिया। सागर मुकु को देखकर मुस्कुरा दिया। यार सागर, तुमने मुझे किसी कार्यक्रम के लिए बुलाया था, कहाँ हो रहा है कार्यक्रम? चलो, मैं भी तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। चलो, वहाँ तुम्हें सबको देखकर अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो। जीवन सागर के साथ साथ चल दिया। सभागार खाली था, बस रंगमंच पर चंद लोग खड़े हुए थे। लगता है कार्यक्रम खत्म हो गया। जीवन ने मुकु से कहा, नहीं जीवन, कार्यक्रम अभी तो शुरू हुआ है और तुम्हारे आए बिना अंत नहीं होगा। क्या मतलब? चलो रंगमंच पर, वो देखो लोग तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हैं। सागर हंसकर बोला। बातें करते करते सागर मुकु और जीवन को लेकर मंच पर पहुंच गया। वहां जाते ही जीवन की नजर शगुन पर पड़ी और फिर एक एक करके उसने सभी लोगों पर नजर डाली और अंत में संध्या को देखते ही उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। सारा माजरा उसकी समझ आ गया। वह समझ गया कि वो फंस चुका है। फिर भी मुकु के आगे वह अनजान बन गया और बड़े ही भोलेपन से बोला, सागर, ये लोग कौन हैं और मुझे यहाँ तक लाने का मकसद क्या है?
जीवन भोले मत बनो। मुकु को सारा सच बता दो। हमें खुशी होगी कि मुकु को सच्चाई तुमसे पता चले। कौन सी सच्चाई? यही कि मुकु तुम्हारी नहीं, शगुन का बेटा और सरिता सुरेश का भाई है। जीवन ने सुरेश की ओर देखा और गुस्से से बोला, तू तो वही लड़का है ना जो शंकर सेठ के विषय में मुझसे जानकारी हासिल कर रहा था। हाँ, मैं वही हूँ। और सागर भैया की मदद से मैंने जान ही लिया कि शंकर मामा का नौकर जीवन ही है और ये मुकु है जिसे तूने शंकर मामा के घर से चुराया था। मुकु उनकी बातें बड़े गौर से सुन रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जीवन, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। हम तुम्हें कुछ भी नहीं कहेंगे। संध्या ने जीवन के आगे हाथ जोड़ दिए। जीवन, अभी भी समय है। उनका मुकु उन्हें वापस करके तुम मुकु की नजरों में गिरने से बच जाओगे। लेकिन अगर हमें पुलिस बुलानी पड़ी तो वो अपने तरीके से सच्चाई निकलवाएगी और फिर तुम मुकु से नजरें भी नहीं मिला पाओगे। जगन्नाथ जी बोले, मुकु बेटा, मुझे माफ करना। मैं आज तक तुमसे यही कहता रहा कि मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैंने आज तक तुमसे ये सच्चाई छिपाई कि मैं तुम्हारा पिता नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें संध्या जी के यहाँ से चुराया था फिरौती के लिए। लेकिन मैं नाकाम रहा। और ये तुम्हारी माँ है जिन्होंने गरीबी के कारण तुम्हें संध्या जी को दे दिया था ताकि तुम्हारी अच्छी परवरिश हो सके। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। जीवन अपनी बात कहते कहते रो पड़ा। मुकु ने सभी की ओर देखा, फिर जीवन की ओर बढ़ा। फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, पापा, आप ही मेरे पापा हैं। मुझे खुशी है कि मेरे पास इतना बड़ा परिवार है, लेकिन फिरौती के लिए आपने मुझे चुराया और फिर अपने मकसद में सफल ना होने के बावजूद भी आपने मुझे अपने बच्चे की तरह पाला प्यार दिया। ये बहुत बड़ी बात है। आज अगर आप ना होते, मुझे किसी रास्ते पर छोड़ दिया होता तो। इसलिए मुझे आपसे कोई भी शिकायत नहीं है। फिर शगुन की ओर देख मुकु बोला, जरूरी नहीं है कि बात को खींच तान कर बड़ा किया जाए। मुझे खुशी है कि मेरे पास माँ भी है और आप सभी से मेरा कोई ना कोई रिश्ता अवश्य होगा। लेकिन मैं अपने पापा को कभी नहीं छोड़ सकता। वो मेरे पापा थे और हमेशा रहेंगे। इतनी छोटी उम्र में इतनी सुलझी सोच, इतनी बड़ी समस्या को मुकु ने एक पल में ही खत्म कर दिया। मुकु के विचार सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए। सरिता ने आगे बढ़कर मुकु से सभी का परिचय करवाया। मुकु सभी से मिलकर बहुत खुश था। उसके पास पापा, माँ, दीदी, भैया सब कुछ था। जीवन ने संध्या जी के पैर पकड़ लिए और बोला, मुझे माफ कर दो मालती। मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है। मालिक की मौत का मैं ही जिम्मेदार हूँ। उठो जीवन, जो होना था हो गया। लेकिन मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। लो शगुन, आज तुम्हारे दोनों बेटे तुम्हारे साथ हैं। लेकिन शगुन जी, अभी कहानी अधूरी है। क्या मतलब? सरिता बेटा, तुमने एक बार मुझसे कहा था कि तुम्हारा मकसद अपनी माँ के दोनों बेटे वापस लाने हैं। आज तुम्हारा मकसद पूरा हुआ। बेटा कोई है जो रात दिन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसका मकसद तुम्हें पाना है। सरिता सागर की ओर देखकर मुस्कुरा दी। जी शगुन जी, मैं सागर और सरिता की शादी की बात कर रही हूँ। जी, अगर सरिता को मंजूर है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आज अगर सागर ना होता तो मुकु और सुरेश आज मेरे साथ नहीं होते। अब सारी बातें यही की जाएंगी या घर भी चला जाएगा। सुधा जी ने हंसकर कहा। सभी लोग घर आ गए और मुकु जीवन के साथ अपने घर गया। उसने शगुन और सरिता से वादा किया कि वह अपने घर भी आता रहेगा। छुट्टी, तीज, त्योहार, हर समय जब भी आप कहेंगी। लेकिन अपने पापा को कभी नहीं छोड़ सकता। कुछ दिनों के बाद सरिता और सागर की शादी हो गई। सागर नील किरण परिधान में अपना पूरा समय देने लगा ताकि नील
किरण परिधान बुलंदियों की ऊंचाइयों को छू सके। सरिता भी सारा समय स्कूल और अन्य सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रहती। नंदिनी भी सरिता के साथ सामाजिक विकास के कार्यों में लगी हुई थी। सुरेश और मुकु भी बचपन की कमी को पूरी कर रहे थे। नील किरण परिधान में काम कर रहे थे। शादी के 5 साल होने को सरिता और सागर के कोई संतान नहीं थी और आज सरिता सागर को यही खुशखबरी सुनाने वाली थी। वैसे तो सागर अपने काम में इतना व्यस्त रहता कि जल्दी आने का वादा करके भी कभी समय पर नहीं आता था। लेकिन आज सरिता को सागर पर पूरा विश्वास था कि आज सागर समय पर आएगा। पर सागर अभी तक नहीं आया था। अतीत से बाहर निकलकर सरिता ने घड़ी पर नजर डाली तो देखा 9 बज चुके थे। आज मम्मी जी भी कहाँ चली गई और ये रॉकी मामा को भी आज ही छुट्टी पर जाना था कि यही सोचकर सरिता रसोई की ओर बढ़ गई। उसे झुंझलाहट हो रही थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। शायद सागर आ गया। सरिता ने दरवाजा खोला। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। सामने सागर, सुरेश, मुकु, शगुन, किरण, जीवन सभी लोग तोहफे लिए खड़े थे। सभी ने सरिता को ढेर सारी बधाइयां दी। सागर ने सरिता को अपनी बाहों में उठा लिया। सभी के सामने सागर की इस प्यार भरी हरकत पर सरिता शर्म से लाल हो गई। आज वो सागर को बाहों में नहीं बल्कि खुशियां उसकी बाहों में थी। दोस्तों, इस पूरी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय कितना भी बुरा हो एक दिन बदलता जरूर है। बस जरूरत होती है थोड़े से सब्र की और सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। अपने हक और अधिकार के लिए हमें लड़ना आना चाहिए। शराब किसी भी समस्या का विकल्प नहीं हो सकती। हमें समस्याओं के समाधान ढूंढना चाहिए और जीवन में अक्सर समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें मान लेते हैं। बस आत्मविश्वास के साथ समस्याओं का डटकर मुकाबला करना चाहिए। वक्त कैसा भी हो बदलता जरूर है। तो मित्रों, यह कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई